Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Anytest teacher and I say you welcome in STEP Anytest preparation program by Punjab Group of Colleges. Dear students, आज हम सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की डिस्कशन करेंगे, तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की स्टेटमेंट देखिए। यहाँ पे लिखा गया है अ फंक्शन f फ्रॉम x टू r is even function x is subset to r only if f of minus x is equal to f of x and देखिए, जब आप इवन ऑड के बारे में बात करते हैं तो फंक्शंस एक्चुअली कितनी टाइप्स के होते हैं ज़रा देखिएगा। सबसे पहले वो फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं f ऑफ नेगेटिव x इज इक्वल टू f ऑफ x, इनके ऐसे फंक्शंस जिसमें x को नेगेटिव x से रिप्लेस करते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको आप क्या बोलते हैं? इट इज़ इवन फंक्शन। और अगर x को नेगेटिव x से रिप्लेस करने से दोबारा वही फंक्शन नहीं बनता बल्कि माइनस कॉमन लेने से दोबारा वही फंक्शन बनता है, तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलते हैं? दैट इज़ ऑड फंक्शन। उसके बाद जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है वो सिर्फ एक फंक्शन होता है f ऑफ x इक्वल टू 0। ये इवन भी है और ऑड भी है। और एक वो फंक्शंस होते हैं जो इन दोनों में से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, ना इवन होते हैं और ना ही ऑड होते हैं, इनको हम बोलते हैं नीदर टाइप। लेकिन इन चारों के अलावा एक पांचवी टाइप भी होती है। देखिएगा ज़रा, इस क्वेश्चन से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। सपोज कीजिए कि आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है log x, आपको ऑप्शंस दी जाती हैं कि बताइए कि ये इवन है, ऑड है, नीदर इवन और ऑड है, कि नॉन ऑफ दीज है। देखिए, जब भी आपने इवन या ऑड चेक करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है? x को रिप्लेस करना है नेगेटिव x से। क्या आप लॉग फंक्शन में x को नेगेटिव x से रिप्लेस कर सकते हैं? यहाँ पर x को नेगेटिव x से रिप्लेस कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि नेगेटिव x लॉग की डोमेन में शामिल नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर हम इवन या ऑड के बारे में चेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि इवन या ऑड को चेक करने के लिए x अगर उसकी डोमेन में है तो नेगेटिव x को भी उसकी डोमेन में होना चाहिए। इसलिए ये फंक्शन ना इवन है, ना ऑड है, ना नीदर इवन और ऑड है, बल्कि ये क्या आएगा? ये नॉन ऑफ दीज के केस में आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन नंबर 31 में यूज हो रहा है। कहा गया है कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन कह दिया है, लेकिन ये इवन कब होगा? जब x और नेगेटिव x दोनों फंक्शन की डोमेन में शामिल होंगे। अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है नेगेटिव x बिलोंग टू x व्हेन एवर x बिलोंग टू x, यानी कि नेगेटिव x भी डोमेन में होना चाहिए जब x डोमेन में होगा। तो अल्फा ऑप्शन इसकी रिक्वायर्ड ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है द रियल वैल्यूड फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x मॉड ओवर x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। यहाँ पर अगेन जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है इवन फंक्शन, बीटा में लिखा हुआ है ऑड फंक्शन, चार्ली में लिखा हुआ है इवन एज वेल एज ऑड, डेल्टा में लिखा हुआ है नीदर इवन नॉर ऑड। अगेन आपने इवन ऑड के बारे में चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? फंक्शन में x को रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे? नेगेटिव x से। देखिए, अगर x 0 नहीं है तो फिर फंक्शन क्या है? x मॉडुलस ओवर x है। आप ऐसा करेंगे, जहां जहां x है x को रिप्लेस कर देंगे नेगेटिव x के साथ। अब नेगेटिव x का मॉडुलस बन जाएगा और ये वाला नेगेटिव इसके साथ आ जाएगा। आपने x को नेगेटिव x से रिप्लेस किया तो दोबारा से वही फंक्शन बन गया और बाहर साथ नेगेटिव आ गया, यानी कि f ऑफ नेगेटिव x इक्वल टू नेगेटिव f ऑफ x आ गया। तो फंक्शन कौन सा हुआ? ये ऑड फंक्शन हुआ। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई? इट इज बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है द रियल वैल्यूड फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x प्लस x मॉड इज ओनली सरजेक्टिव, ओनली इंजेक्टिव, ओनली बाइजेक्टिव, ओनली इनटू। आपने चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है कि इनटू है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? पहले हम ऑन टू इनटू चेक करते हैं। उसके लिए आपको इसकी रेंज चाहिए। देखिए, x का मॉडुलस इक्वल होता है माइनस एक्स के अगर x लेस देन 0 हो, और पॉजिटिव x के इक्वल टू होता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। आप ऐसा करें कि यहाँ पर और यहाँ पर x को ऐड कर दें। जब x ऐड करेंगे तो आपके पास आपका फंक्शन बन जाएगा जिस फंक्शन के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है।
जब आप इसमें x ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, जब इसमें x ऐड करेंगे तो 2x बन जाएगा। यानी कि फंक्शन एक्चुअली आपके पास क्या है, जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 2x है। अब इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, वो तो और रियल नंबर्स होगी, क्योंकि ना तो कभी ये इमेजिनरी बनता है और ना ही कभी ये अनडिफाइंड बनता है, यानी कि ना इसमें फ्रैक्शन है और ना इसमें स्क्वायर रूट है, इसलिए इसकी डोमेन क्या है, और रियल नंबर्स। अगर आप इसकी रेंज की बात करें तो जब x लेस देन 0 फंक्शन है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जब x 0 से बड़ा है तो इसमें x की जो मर्जी वैल्यू पुट करें इसका आंसर हमेशा 0 से ग्रेटर ही रहेगा, यानी कि इसकी रेंज आएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी, जो सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज है वो को डोमेन के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कैसा हुआ, ये फंक्शन बन गया इनटू। अब आप चेक करें कि ये 1 1 है कि नहीं है। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप f(x1) इक्वल टू f(x2) लिखते हैं और देखते हैं कि x1 x2 दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। f(x1) कहाँ से आएगा, फंक्शन में x की जगह पर x1 लिख देंगे, ये बनेगा x1 प्लस x1 का मॉड, और f(x2) कैसे आएगा, फंक्शन में x की जगह पर x2 लिखेंगे, ये बनेगा x2 प्लस x2 का मॉड। अब देखें ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, तो यहाँ से ये रिजल्ट नहीं ड्राइव किया जा सकता कि x1 इक्वल टू x2 के है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। अब ये 1 1 नहीं है, इनटू है। अब देखें कौन सी ऑप्शन जो है ना वो ट्रू ऑप्शन होगी, इट विल बी डेल्टा ऑप्शन, क्योंकि अल्फा में लिखा हुआ है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तो वो होता है फंक्शन ऑन टू होगा, और बीटा में लिखा हुआ है इंजेक्टिव, ये तब है जब फंक्शन 1 1 होगा, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन जो है ना ये 1 1 फंक्शन जो है ना वो नहीं है। इस तरह बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, तो कौन सी ऑप्शन होगी, ओनली इनटू डेल्टा ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहाँ पर कहा गया है लेट f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड g of x इक्वल टू साइन x, देन द कंपोजिशन फंक्शन g of x इज सिमेट्रिक अबाउट। देखिए इवन ऑड के हवाले से जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो इवन फंक्शन होता है इसका जो ग्राफ होता है ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, यानी कि जैसा y एक्सिस के एक तरफ है बिल्कुल वैसा ही दूसरी तरफ बनता है, यानी कि उसका मिरर इमेज होता है। और जो ऑड फंक्शन होता है इसका जो ग्राफ होता है ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, यानी कि जैसा ओरिजिन के एक तरफ है वैसा ही ओरिजिन के अपोजिट साइड पे होता है। तो अगर आपने यहाँ पर सिमेट्री बतानी है तब भी आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको यही चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। पहले आप g ऑफ f फंक्शन फाइंड कर लें, f ऑफ x किसके इक्वल गिवन है, x स्क्वायर के इक्वल, g x किसके इक्वल है, साइन x के इक्वल। तो g ऑफ f(x) क्या होगा, g ऑफ f(x) क्या इसका मतलब होगा कि g फंक्शन में x की जगह पर f(x) की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये g फंक्शन है, इसमें x की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, f(x) की वैल्यू जो क्या है x स्क्वायर है। जब यहाँ पर x स्क्वायर लिख देंगे तो फंक्शन बन जाएगा साइन x स्क्वायर। अब इसमें अगर आप x को नेगेटिव x से रिप्लेस करेंगे तो नेगेटिव x का स्क्वायर क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव x स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि फंक्शन में अगर आप x को नेगेटिव x से रिप्लेस करें तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब भी हुआ कि ये फंक्शन जो है ये क्या है, ये इवन है। तो इवन फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, द लाइन विद पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इक्वल टू t माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 2t माइनस 1 पासिस थ्रू द पॉइंट -1 -1 इज ऑलवेज पैरेलल टू द वेक्टर। देखिए आपने चैप्टर नंबर 1 में डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हैं उनकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस को डिस्कस नहीं किया गया। लेकिन जब आप एनडी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी बताई जाती हैं, आपको इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए लाइन के पैरामीट्रिक इक्वेशंस इस तरह की होती हैं, x इक्वल टू ए टी प्लस एक्स नॉट, वाई इज इक्वल टू बी टी प्लस वाई नॉट। यहाँ पर t क्या है, t पैरामीटर है, x नॉट वाई नॉट क्या है, ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x नॉट वाई नॉट। और ए बी क्या है, लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो a और b होते हैं। अब अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर
टी का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे टी का कोफिशिएंट क्या है वो है 2, यानी कि इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स होंगे 1 2, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 1i प्लस 2j। तो 1i प्लस 2j कौन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इट इज इन अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। देखिए आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है, आपने सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है। सीक्वेंस की लिमिट का मीनिंग क्या होता है कि आपने nth टर्म सीक्वेंस की पकड़नी है और उस पर लिमिट अप्लाई कर देनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि आपको इसकी nth टर्म चाहिए। देखें ऊपर आपके पास फैक्टर्स हैं 1 मल्टीप्लाई 2, फिर नीचे है 3 मल्टीप्लाई 4, फिर नेक्स्ट टर्म में 3 मल्टीप्लाई 4 5 मल्टीप्लाई 6, 5 मल्टीप्लाई 6 7 मल्टीप्लाई 8 अप टू सो ऑन। तो आप सिर्फ पहले पैटर्न को समझें ज़रा, 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, इनके ये हमारे पास आ रहे हैं ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स होते हैं, इनकी जनरल टर्म क्या होती है या इसकी nth टर्म क्या होती है, इट इज़ 2n माइनस 1। और जिसको साथ लिखा हुआ है 2 4 6 इवन नंबर्स, इवन नंबर्स की जनरल टर्म क्या होती है, इट इज़ 2n। ये हमें ज़बानी याद होना चाहिए कि ऑड नंबर्स जो होते हैं उनकी जनरल टर्म क्या है और जो इवन नंबर होते हैं उनकी जनरल टर्म क्या है। अगर आपको याद ना हो सपोज करें तो आप ये देख सकते हैं 1 3 5 ये क्या बन रही है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म का फार्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप इसमें a1 की जगह पे 1 और कॉमन डिफरेंस की जगह पर 2 लिख दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 2n माइनस 2 बनेगा और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं। और 2 4 6 की जनरल टर्म निकालने के लिए a1 की जगह पे 2 पुट कर दें और d की जगह पे भी 2 पुट कर दें। ये 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 2n माइनस 2 होगा, माइनस 2 और प्लस 2 कट के क्या बन जाएगा 2n बन जाएगा। तो इस तरह से आप ऊपर वाले जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं इनकी जगह पर इसकी क्या लिख देंगे, जनरल टर्म लिख देंगे। अब नीचे वाले की जनरल टर्म कैसे आएगी, देखें 1 के नीचे 3 है यानी कि 2 ऐड हो रहा है इसमें, 3 के नीचे 5 है यानी कि 2 ऐड हो रहा है, 5 के नीचे 7 है 2 ऐड हो रहा है। तो आप 2n माइनस 1 में 2 ऐड कर दें तो बनेगा 2n प्लस 1। इसी तरह से जो 2 के नीचे है 4 इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, 4 के नीचे है 6 इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, 6 नीचे है 8 इसमें भी 2 ऐड हो रहा है। तो 2n में 2 ऐड कर दें तो ये इसकी जनरल टर्म बन जाएगी। इस तरह आपने पूरी सीक्वेंस की क्या बना ली, जनरल टर्म बना ली, यानी कि उसकी nth टर्म बना ली। अब इस nth टर्म पे आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लेकिन उससे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये 2n को जब 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनेगा 4n स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ आपके पास बन जाएगा 4n स्क्वायर और 2n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2n। इसी तरह से जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2n मल्टीप्लाई 2n बन जाएगा 4n स्क्वायर, 2n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4n, फिर 1 को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2n, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2। यहाँ पर आपके पास एक्चुअली क्या आ रहा है, यहाँ पर आपके पास 4 आ रहा है। अब ये आपके पास जनरल टर्म बन गई, ये नीचे आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 4n और 2n को क्या लिख देंगे 6n लिख देंगे। अब इस पर लिमिट अप्लाई करनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी अप्लाई करने से क्या आंसर इसका बनेगा, देखें यहाँ पर आप यूज करेंगे एक शॉर्टकट टेक्निक। असल में आप जब इसको सॉल्व करते हैं लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी और ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो, तो सॉल्व करने का जो मेथड है वो क्या होता है, अप एंड डाउन आप n स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप एंटी टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर रहे होते हैं तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर एक शॉर्टकट टेक्निक होती है। वो क्या होती है, अगर ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल्स हों और पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है अगर वो सेम हो तो हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म्स होती हैं उनके कोफिशिएंट्स को डिवाइड करने वही इसका आंसर होता है। ऊपर n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो 4 है, नीचे भी n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो 4 है, और 4 ओवर 4 किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। ये क्या बन जाएगी आपके पास, ये सीक्वेंस की लिमिट बन जाएगी जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, इट इज इन डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यहाँ पर लिखा गया है डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ इनवर्स। देखिए एफ इनवर्स की रेंज किसके इक्वल होती है, ये फंक्शन की डोमेन के इक्वल होती है, यानी कि एक्चुअली आपने फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है।
अब स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड करते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है इसको होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। तो यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टी लगा दें कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड लेस देन इक्वल टू ए। तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बनेगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3। यानी कि जो हमारे पास फंक्शन की डोमेन यानी कि जो इन्वर्स की रेंज है वो क्या बनेगी? -3 से लेकर 3 तक। तो कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई? इट इज अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला आर। पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं? देखिए, अगर आपके पास एक्स और वाई की फॉर्म में 2 इक्वेशंस लिखी हों, दोनों में पैरामीटर इन्वॉल्व होता है, एक में पैरामीटर की पावर 1 हो और एक में पैरामीटर की पावर 2 हो, तो ये हमेशा किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं? ये हमेशा पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। तो 40 ऑप्शन में जो हमारे पास इक्वेशंस लिखी हुई हैं, एक्स में जो पैरामीटर है इसकी पावर 1 है और जो वाई में जो पैरामीटर है इसकी ऊपर पावर 2 लिखी हुई है, जिसका मतलब है कि ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन वाई इज इक्वल टू 81 log 3 टू बेस 9। देखिए, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, आपने इसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टीज़ का एक्चुअली यूज होगा। 81 को आप लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। अब लॉग के साथ पहले जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है वो पावर में जा सकती है, इसको आप 3 का स्क्वायर बना देंगे। अब हमारे पास जो लॉग की बेस है, अगर पूरे लॉग की बेस भी वही हो तो ये वाली वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। आंसर क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है? 9 के इक्वल। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई? इट इज बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है अवेलुएट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x इज वेरी नियर टू 1। वेरी नियर टू 1 का मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 1। आपके पास एक फंक्शन है, आपने लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फाइंड आउट करनी है। देखिए, यहाँ पर जो फंक्शन है ना वो मॉडुलस की फॉर्म में है, और आपको पता है कि जब मॉडुलस की फॉर्म में फंक्शन होता है तो लिमिट फाइंड करने के लिए आप लिमिट क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, यानी कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से फाइंड करते हैं और राइट हैंड लिमिट अलग से फाइंड करते हैं। अगर दोनों का आंसर सेम आएगा तो देन आप कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी, x अप्रोचेस टू 1 माइनस। अब पहले मॉडुलस को वैल्यूएट करेंगे। 1 माइनस का मीनिंग क्या समझते हैं हम? 1 से लेस वैल्यूज, कि x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है थ्रू वैल्यूज लेस देन 1। तो जब आप यहाँ पर x की जगह पर कोई लेस देन 1 वैल्यू पुट करेंगे, सपोज कीजिए आप 0.9 पुट करते हैं, उसमें से -1 करेंगे तो आंसर नेगेटिव होगा। और जब मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू का आंसर नेगेटिव हो तो मॉडुलस हटाने के लिए इसके साथ क्या लगाना पड़ता है? माइनस साइन लगाना पड़ता है बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। अब ये x -1 अप एंड डाउन हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ बचेगा सिर्फ -1। अब -1 पे जो मर्जी लिमिट अप्लाई हो रही हो इसका आंसर -1 ही रहेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास क्या आ गया? -1 के इक्वल आ गया। अब आप फाइंड करें इसकी राइट हैंड लिमिट, x -1 मॉड ओवर x -1। अगेन वही काम किया जाएगा, पहले मॉडुलस को एवेल्युएट किया जाएगा। अगर यहाँ पर x की जगह पर 1 से बड़ी वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जांपल 1.1 पुट करें, उसमें से जब -1 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो मॉडुलस की डेफिनेशन के मुताबिक मॉडुलस हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा। अगेन x -1 अप एंड डाउन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1, और 1 पे जो मर्जी लिमिट अप्लाई हो रही हो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया -1, राइट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 1। इसका क्या मतलब हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई? इट इज बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, फाइंड आउट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज। जनरल टर्म आपको बता दी गई है, आपने सीक्वेंस की लिमिट बतानी है। अब सीक्वेंस की लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जस्ट आपने जनरल टर्म के ऊपर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देना होती है। अब जब यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी वाली शेप बनेगी। इस शेप को आप कैसे सॉल्व करते हैं? आप लिमिट के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, आप इसको e की पावर की फॉर्म में लेके आते हैं। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसका रेसिप्रोकल कर दें, n+1 ओवर n कर दें। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी।
अब इस n को n के नीचे अलग कर दें और 1 के नीचे अलग कर दें। जब इसके नीचे अलग करेंगे तो n n से कैंसिल होकर 1 बनेगा और साथ में 1/n बच जाएगा। पावर में जो -n लिखा हुआ है इसको n लिखें और होल की पावर में -1 लिख दें। अब इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई होगी तो आंसर क्या बनेगा, e ऊपर पावर -1। आंसर क्या बनेगा, e रेज़्ड पावर -1, जो कौन सी ऑप्शन में मौजूद है, इट इज इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है अ फंक्शन f of x y इक्वल टू 0 इन x एंड y इज एक्सप्लिसिट इन x इफ इट इज। देखिए जो फंक्शन f of x y होता है इसको आप क्या बोलते हैं, इट इज अ फंक्शन इन x एंड y, और इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ये एक्सप्लिसिट कब बन सकता है, अगर हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू f of x की फॉर्म में। तो डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है एक्सप्रेस्ड एज y इज इक्वल टू f of x। तो बाय डेफिनेशन कौन सा ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ f of x इक्वल टू 6x - 9 व्हेन x चेंजेस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू a प्लस h। यानी कि x की वैल्यू a से चेंज होकर क्या बन गई, a प्लस h बन गई। तो इस फंक्शन के लिए आपने क्या फाइंड करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। देखिए एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला क्या होता है, f of x2 माइनस f of x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पर ये जो a है ये हमारा x1 है और जो a प्लस h है ये हमारा x2 है। तो आप क्या करेंगे, पहले f of x2 निकालेंगे, यानी कि f of a प्लस h निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे f of x1। f of x1 का मतलब क्या है, f of a, और नीचे क्या आएगा, x2 माइनस x1। अब f of a प्लस h कैसे आएगा, फंक्शन में जहां पर x है x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, a प्लस h पुट करेंगे, तो बनेगा 6 इंटू a प्लस h माइनस 9, और उसके बाद माइनस f of a निकालेंगे, वो कैसे आएगा, फंक्शन में x की जगह पे a पुट करेंगे, ये बनेगा 6a माइनस 9। नीचे जो है ये a पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होकर नीचे सिर्फ h बाकी बच जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, जब इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये वाला जो 6a है और ये वाला जो 6a है इनके अपोजिट साइन होंगे, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये जो 9 होगा ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, ये कट जाएगा, ऊपर सिर्फ 6h बच जाएगा, 6h ओवर h आ जाएगा, h के साथ कैंसिल, आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल। तो सिंपली ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, अल्फा ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड dy ओवर dx ऑफ y इज इक्वल टू 4 रेज़्ड टू पावर साइन x मल्टीप्लाई बाय कॉस x। 4 की पावर साइन x कॉस x, इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है कौन से पॉइंट पे, एट x इक्वल टू π/4। तो सबसे पहले तो आप 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब 2 साइन x कॉस x का यहाँ पर फॉर्मूला लगा दें, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन 2 अल्फा के, तो 2 साइन x कॉस x किसके इक्वल होगा, साइन 2x के इक्वल आ जाएगा। अब आप इसका डेरिवेटिव लें, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव का, यहाँ पर आप डी ओवर डी एक्स ए की पावर में फंक्शन ऑफ एक्स। फार्मूला कैसे अप्लाई होता है, ए की पावर एज इट इज आ जाती है, लॉग ऑफ ए आ जाता है, और पावर वाले फंक्शन का आगे फर्दर डेरिवेटिव लिया जाता है। तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करें, 2 रेज़ पावर साइन 2x एज इट इज आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या आएगा, साथ में यहाँ पर बीच में लॉग ऑफ 2 आएगा, और साथ में पावर का डेरिवेटिव। अब साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या पुट करना है, π/4 पुट करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने क्या पुट कर दिया, π/4 पुट कर दिया। यहाँ पर बीच में log 2 भी आना चाहिए। जब आप x की जगह पर π/4 पुट करेंगे तो 2 अप एंड डाउन यहाँ पर कैंसिल होगा, यहाँ बनेगा cos π/2। अब cos π/2 0 होता है, तो जो कुछ भी यहाँ पर आएगा सारा कुछ मल्टीपल होकर क्या बन जाएगा, 0। तो कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कहा जा रहा है वो पॉइंट फाइंड करें जहाँ पर टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। देखिए अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसकी स्लोप किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल, और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है, वो होता है डेरिवेटिव।
यानी कि आपने डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 के इक्वल रखना है, तो वहां से हमें वो पॉइंट मिलेंगे जहां पर टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। ये एक इम्प्लीसिट फंक्शन है। इम्प्लीसिट फंक्शन में डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करने का भी हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शॉर्टकट होता है। आप क्या करते हैं, आप माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो एफ एक्स लिखा है इसका मतलब है कि आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय कंसिडरिंग वाई एज अ कांस्टेंट। वाई को कांस्टेंट समझते हुए एक्स के रिस्पेक्ट से इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर देना है। तो अगर आप वाई को कांस्टेंट समझेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6y इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और नीचे आपने क्या लिखना है, नीचे आपने डेरिवेटिव लिखना है विद रिस्पेक्ट टू y, x को कांस्टेंट समझते हुए। जब x को कांस्टेंट समझेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव माइनस 2y माइनस 6y का माइनस 6। तो इस तरह से आप डायरेक्टली डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किसके लिए, इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। आपने ऊपर लिखना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय कंसीडरिंग वाई एज अ कांस्टेंट, और नीचे लिखना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई बाय कंसीडरिंग एक्स एज अ कांस्टेंट, और साथ में नेगेटिव साइन लगा देना होता है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, आप इस माइनस को कॉमन लेके इस माइनस के साथ कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर आपके पास बनेगा 2x, नीचे बनेगा आपके पास 2y प्लस 6। अब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कब होगा, जब 2x इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई। अब इसको आप फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। जब आप x की जगह पर 0 लिखेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0। दोनों में से y कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया। अब दोनों फैक्टर बन गए, y इक्वल टू 0 आ जाएगा और y प्लस 6 इक्वल टू 0 आएगा। इनके y के 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक 0 और एक माइनस 6। तो पॉइंट क्या बना, एक x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। एक पॉइंट ये बन गया, एक x की वैल्यू 0 और एक y की वैल्यू माइनस 6, दूसरा ये पॉइंट बन गया। तो ये वो पॉइंट्स आ गए जहां पर टेंजेंट लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, after how many seconds the acceleration of an object moving along a straight line with its position st at time t seconds is 2 meter per second square, where st is equal to t cube minus 2t square minus 7t plus 9। कहा जा रहा है वो टाइम फाइंड करें जब एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है। तो पहले आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। देखें डिस्प्लेसमेंट फंक्शन आपके पास मौजूद है, आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3t स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 4t, इसका माइनस 7। जब आप डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। अब वेलोसिटी का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव फाइंड करने क्या बनेगा आपके पास, 6t माइनस 4। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इस एक्सेलरेशन को आपने किसकी को रखना है, 2 की को रखना है। जब 2 की को रखेंगे 4 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6t इक्वल टू 6 इधर की डिवाइड हो जाएगा और t की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो 2 के इक्वल कब होगा, जब t की वैल्यू कितनी होगी, 1 सेकेंड। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है एवेलुएट द लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस x ओवर 1 माइनस कॉस 2x। अब यहाँ पर अगेन आप एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शॉर्टकट सीखेंगे। देखिए अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, यहाँ आप लिखेंगे 0, कॉस 0 क्या होता है 1, 1 माइनस 1 0, ऊपर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसी तरह से नीचे भी क्या बनेगा, 0। अब जिस क्वेश्चन में ऊपर भी 0 बने नीचे भी 0 बने, इसका शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट यह है कि आप ऊपर वाले फंक्शन की जगह पर उसका डेरिवेटिव लिख दें और नीचे वाले फंक्शन की जगह पर उसका डेरिवेटिव लिख दें। तो इसकी लिमिट और इसकी लिमिट आपस में इक्वल होगी। आप डेरिवेटिव लें, 1 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। नीचे का डेरिवेटिव लें, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 2। अब आप लिमिट अप्लाई करें, जब आप दोबारा लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 0 0 होगा, नीचे भी साइन 0 0,
दोबारा कौन सी फॉर्म बनेगी, दोबारा 0/0 फॉर्म बनेगी। तो दोबारा आप क्या करेंगे, अगेन आप यही शॉर्टकट लगा देंगे, साइन एक्स की जगह पर साइन एक्स का डेरिवेटिव लिख दें। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x, और नीचे साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x हो जाएगा, और 2x का आगे डेरिवेटिव 2 आएगा, वो पहले वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। अब आप इसमें 0 पुट करें, cos 0 1, cos 0 1 क्या बनेगा, 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यहाँ पर कहा गया है एवेल्युएट द लिमिट। अगेन एक लिमिट है, आपने इसको एवेल्युएट करना है। अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 का क्यूब बनेगा 8, 8 - 8 0, नीचे लिखेंगे 2, 2 - 2 0, कौन सी फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म बनेगी। तो जब भी 0/0 फॉर्म बने, आपको क्या मैंने इसका शॉर्टकट बताया है कि ऊपर वाले फंक्शन की जगह पर उसका डेरिवेटिव लिख दें और नीचे वाले फंक्शन की जगह पर उसका डेरिवेटिव लिख दें, फिर लिमिट अप्लाई करें, आपके पास डिफाइंड आंसर आ जाएगा। ऊपर डेरिवेटिव लिखें, 8 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x² साथ नेगेटिव एज इट इज आ जाएगा, नीचे x का डेरिवेटिव 1 और -2 का 0। अब लिमिट पुट करें, x के ऊपर 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, साथ नेगेटिव आ रहा है, तो -12 कौन सी ऑप्शन में मौजूद है, इट इज इन डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, द ग्राफ ऑफ द कंपाउंड फंक्शन गिवन बिलो इज। देखिए जरा नीचे आपके पास ना ग्राफ गिवन है डायग्राम के अंदर, और -2 के ऊपर जरा गौर करें, -2 पे ग्राफ टूटा हुआ है, एक ब्रांच ऊपर है, एक ब्रांच नीचे है, उसके बाद 2 पे भी ग्राफ टूटा हुआ है। जो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ब्रेक हुआ ग्राफ होता है, इसको हम बोलते हैं पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो कौन सी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, इट इज चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन ऑन द कर्व y = 9 - x² एट अ पॉइंट व्हेन y क्रॉसेस द x एक्सिस फॉर x इज लेस देन 0। कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करें। देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसकी स्लोप चाहिए और साथ में वो पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट पे आपने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है। पॉइंट कौन सा है, जहां पर y क्रॉसेस द x एक्सिस लिखा हुआ है, यानी कि जहां पर कर्व x एक्सिस को क्रॉस करे, कर्व x एक्सिस को क्रॉस जिस पॉइंट पर करती है उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले गिवन कर्व में y की जगह पर 0 पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, बोथ से का स्क्वायर रूट करेंगे तो x इक्वल टू +-3 हो जाएगी। यानी कि पॉइंट क्या बनेंगे, एक 3 0 बनेगा, एक -3 0 बनेगा। अब क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है कि x लेस देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब है कि आप सिर्फ इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे। पॉइंट हमारे पास आ गया, अब आप स्लोप निकाल लें। स्लोप कैसे फाइंड आउट होगी, डेरिवेटिव निकाल कर। आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, 9 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, साथ माइनस आ रहा है। और जब आप इसमें क्या पुट करेंगे, x की जगह पर -3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, -2 - 3 = 6। ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो बन जाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी, -1/6। ये आपके पास पॉइंट आ गया, ये आपके पास स्लोप आ गई। अब आपके पास दो मेथड हो सकते हैं। जब पॉइंट और स्लोप आ गए हैं तो आप फार्मूला यूज कर लें, y - y1 = m × x - x1। x1 y1 की जगह पे पॉइंट पुट कर दें, m की जगह पे ये स्लोप पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। या फिर आप फार्मूला लगाए बगैर भी आंसर निकाल सकते हैं। आप ऑप्शंस को देख लें, देखिए कौन सी ऑप्शन है जिसकी स्लोप -1/6 बनती है। देखिए लाइन की इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं, आप -a और b के फार्मूले से निकालते हैं। अल्फा ऑप्शन में जो लिखी हुई इक्वेशन है, इसकी स्लोप निकालेंगे तो वो क्या बनेगी, -1/6 बनेगी। और दूसरी बात ये कि ये इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई भी करेगी। जब x की जगह पर -3 और y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल भी आएगा। यानी कि जब आपके पास स्लोप और पॉइंट आ जाए तो चाहे फार्मूला लगा लें या वेरिफिकेशन कर लें, देख लें कौन सी ऑप्शन है जिसकी स्लोप -1/6 बनती है और जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करती है। बहरहाल अल्फा ऑप्शन यहाँ पर दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। अल्फा ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स, देयरफॉर द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 9 पाई ओवर 10 इज। ये आपके एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने साइन 9 पाई बाय 10 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे, आप एक फंक्शन बनाएंगे। कौन सा फंक्शन बनाएंगे, ये जो वैल्यू है यहाँ पर आप x लिख देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फंक्शन हमारे पास बन जाएगा साइन x। x की वैल्यू क्या लेंगे, इसके करीब करीब रहेंगे। अगर आप 9 की जगह पर 10 लिख देंगे तो 10 से काट के क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। x की वैल्यू आप पाई सपोज कर लेंगे। अब जो चेंज आपने किया है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा x या डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसके इक्वल होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस सपोज्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या थी 9 पाई बाय 10, सपोज वैल्यू क्या थी पाई, इसका एलसीएम लेंगे तो बनेगा माइनस पाई बाय 10। तो आपने जो एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू फाइंड करना थी उसको देखते हुए फंक्शन सपोज किया, एक्स की वैल्यू सपोज की और चेंज इन एक्स की वैल्यू साथ लिख दी। अब आपने इस एक्सप्रेशन को यूज करना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसके इक्वल होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स। एफ एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू लिखें। एफ एक्स क्या है, साइन एक्स। आपने साथ इसकी वैल्यू भी पुट कर दी, एक्स पाई के बराबर है तो बन जाएगा साइन पाई। उसके बाद प्लस आना है एफ प्राइम ऑफ एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स। आपने इसमें भी एक्स की वैल्यू भी पुट कर दी साथ में, कॉज एक्स की बजाय कॉज पाई लिख दिया। उसके बाद डी एक्स की वैल्यू क्या है, वो माइनस पाई बाय 10 है, वो लिख दिया। अब साइन पाई 0 होता है, कॉज पाई -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस पाई बाय 10। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, पाई बाय 10 की इक्वल, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है द फंक्शन y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू एट। आपने बताना है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे होगी। देखिए मैक्सिमम या मिनिमम का कैसे पता चलता है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ता है हमें और सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले आप इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें। 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब डबल डेरिवेटिव निकाल लें, 3 का 0 हो जाएगा, इसका क्या बन जाएगा -6x। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखें। ये वो पॉइंट्स आएंगे जहां पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है। अगर आप इसको रखेंगे 0 के इक्वल फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वैसे तो +-1 आएगी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर साथ मेंशन किया गया है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसलिए आप x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 कंसीडर करेंगे। तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। अब चेक करेंगे हम कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। इसको पुट किया आपने डबल डेरिवेटिव में। जब डबल डेरिवेटिव पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई -6 -6 आ जाएगा, यानी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर किसी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। अब अगर आपने पॉइंट का y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, x की वैल्यू 1 को फंक्शन में पुट कर दें, क्या बनेगा 3 × 1 - 1 का क्यूब। इसको सॉल्व करें, आंसर क्या बनेगा 2। तो पॉइंट क्या बना, 1 2 पॉइंट बना, जो कौन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इट इज इन अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक आफ्टर t सेकेंड्स इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 5 - 2 ओवर t + 1। The rate at which the volume of water is increasing when t is equal to 3। आपने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है, आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास वॉल्यूम फंक्शन गिवन है, इसको आप ऊपर ले गए पावर -1 की फॉर्म में आपने इसको लिख दिया। आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें। 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसके ऊपर पावर रूल लगा दें, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस करेंगे और पावर छोड़कर बाकी वैल्यू का डेरिवेटिव करेंगे। तो ये आपके पास बनेगा 2 × t + 1 की पावर -2। अब ये आ गया आपके पास रेट ऑफ चेंज। कौन से पॉइंट पे चाहिए, 3 पे चाहिए। इसमें t की जगह पर 3 पुट कर दें, तो 3 + 1 नीचे जाएगा, ये 3 + 1 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये बन जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 16। तो 2 से कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 8। तो 1/8 हमारे पास आ जाएगा, जो कौन सी ऑप्शन में मौजूद है, इट इज़ इन अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f फ्रॉम x to 2x ओवर x minus 1 x is not equal to 1. The composition function f of f is equal to f cube is infinity at. आपने ये बताना है कि f3 जो फंक्शन है जो 3 टाइम्स कंपोजिशन करने से बना है ये किन पॉइंट्स पे इन्फिनिटी है। देखिए फंक्शन क्या गिवन है, f of x इक्वल टू 2x ओवर x minus 1। पहले हम f स्केयर निकालेंगे। f स्केयर का मतलब होगा f of fx, यानी कि फंक्शन में x की जगह पर किसकी वैल्यू पुट कर देनी है, fx की वैल्यू पुट कर देनी है। x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2x ओवर x minus 1, यहाँ पे भी x की जगह पर 2x ओवर x minus 1। अब सिंप्लीफाई करें, ऊपर बनेगा आपके पास 4x ओवर x minus 1, नीचे एलसीएम ले लेंगे, 2x आएगा। जब ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी तो माइनस इसके साथ x के साथ आ जाएगा और 1 के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम के साथ कैंसिल हो गया, ये बन गया 4x ओवर 2x माइनस x बनेगा x प्लस 1। अब आप f क्यूब निकालने के लिए f स्केयर ऑफ f ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन जो आपने f स्केयर निकाला हुआ है इसमें x की जगह पे क्या पुट करेंगे, fx की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x ओवर x माइनस 1, ऊपर भी आपने पुट कर दिया नीचे भी आपने पुट कर दिया, जहां जहां x है वहां fx की आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ऊपर बनेगा आपके पास 8x ओवर x माइनस 1, नीचे आपके पास जब एलसीएम लेंगे क्या बनेगा, 2x प्लस x माइनस 1। एलसीएम हमने एलसीएम से कैंसिल आउट कर दिया है, ऊपर 8x आ गया, नीचे बन गया 3x माइनस 1। अब देखें ज़रा कौन कौन से पॉइंट पे ये इन्फिनिटी बनेगा। अगर आप सिर्फ इसको देखें, इसको अगर आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 1/3 बनेगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि f क्यूब कहाँ कहाँ इन्फिनिटी होगा, जहाँ पर f स्केयर इन्फिनिटी होगा वो पॉइंट भी शामिल होगा, जहाँ पे f इन्फिनिटी होगा वो पॉइंट भी शामिल होगा। तो ये आपने f स्केयर निकाला था, अगर आप इसको रखेंगे 0 के इक्वल डिनोमिनेटर को तो यहाँ से एक x की वैल्यू मिलेगी -1, यहाँ पे भी x क्यूब नॉट डिफाइंड होगा। इसी तरह से जो fx है उसके डिनोमिनेटर में है x माइनस 1, अगर आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगा। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, 1 -1 और 1/3, क्योंकि जहाँ पर f डिफाइंड नहीं है वहाँ पर f स्केयर भी डिफाइंड नहीं है, जहाँ पे f स्केयर डिफाइंड नहीं है वहाँ पर f क्यूब भी डिफाइंड नहीं है। इसलिए जहाँ जहाँ f स्केयर डिफाइंड नहीं है वो पॉइंट भी ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पर f क्यूब डिफाइंड नहीं है। तो 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, 1 -1 और 1/3। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई, इट इज चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी 5 ओवर स्क्वायर रूट x। देखिए आपने लिमिट की डेफिनेशन में ये पढ़ा हुआ है कि लिमिट जिस पॉइंट पे आप फाइंड करने जा रहे हैं उस पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन को क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। और जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे होते हैं उस पॉइंट पे चाहे फंक्शन डिफाइंड हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखिए लिमिट है x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी और फंक्शन लिखा हुआ है स्क्वायर रूट x। अब स्क्वायर रूट जो होता है वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं होता, इसका मतलब है कि यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकती। तो एक्चुअली क्या आंसर होगा इसका, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अल्फा ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन है इफ f of x इक्वल टू mx इफ x इज लेस देन 3, f of x इक्वल टू n इफ x इक्वल टू 3, और लिखा हुआ है f of x इक्वल टू -2x प्लस 9 इफ x इज ग्रेटर देन 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3 देन। देखिए आपने m और n की वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। गिवन कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि फंक्शन जो है वो 3 पे कॉन्टिन्यूस है। 3 से लेस वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है, m मल्टीप्लाई x। जब x की वैल्यू 3 है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, n, और जब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है फिर फंक्शन क्या है, -2x प्लस 9। आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन। कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों वैल्यूज क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको इस फंक्शन में x की जगह पर 3 पुट करना पड़ेगा, इसमें 3 पुट करेंगे बनेगा 3m। उसके बाद वैल्यू फंक्शन निकालने के लिए, वैल्यू फंक्शन के लिए जो फंक्शन है उसमें x की जगह पर 3 पुट करना पड़ेगा, इसमें तो x है ही नहीं तो ये n का n ही रहेगा। उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए इसमें 3 पुट करेंगे,
जब यहाँ 3 पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई टू -6 प्लस 9 क्या बन जाएगा 3। तीनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब जब 3m को 3 के इक्वल रखेंगे 3 आके डिवाइड होगा, m की वैल्यू बन जाएगी 1 और n इज इक्वल टू बन जाएगा 3। अब देखें अगर आप m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल करते हैं 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये बन जाएगा 7। अब किसी भी ऑप्शन में इस तरह की वैल्यू नहीं लिखी हुई, बीटा में लिखा हुआ है m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, यह गलत हो गया। 40 में लिखा हुआ है m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, ये भी गलत हो गया। अब अल्फा और डेल्टा के बारे में चेक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है m प्लस n का फैक्टोरियल। अब आप m प्लस n का फैक्टोरियल करें, m प्लस n कितना बनेगा 1 प्लस 3 4, तो 4 का फैक्टोरियल ये बनेगा। ये कौन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इट इज इन डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 5। टू ऑब्टेन अ ट्रायंगल विद मैक्सिमम एरिया द अदर 2 साइड्स मस्ट बी। कहा जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका जो हाइपोटेन्यूज है ना वो फिक्स कर दिया गया है, हाइपोटेन्यूज फिक्स है 5। अब कहा जा रहा है कि इसका एरिया मैक्सिमम कब होगा, उसके लिए आपने अदर 2 साइड आपने बतानी है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपने सॉल्व नहीं करना, यहाँ पर आप एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ट्रिक है इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का। ट्रिक ये है कि सबसे पहली बात आपने याद रखनी है वो क्या है कि यहाँ पर जो ट्रायंगल होगी मैक्सिमम एरिया के साथ वो ऐसी ट्रायंगल होगी जिसकी अदर 2 साइड्स इक्वल होंगी और वो पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर्स का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अब अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 और 39 का स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों साइड्स को सेम होना चाहिए तब ही एरिया मैक्सिमम बनेगा, अदरवाइज एरिया मैक्सिमम नहीं बनेगा। अब बीटा 40 और डेल्टा को चेक करना आपने। अगर आप डेल्टा ऑप्शन को चेक करते हैं 5 ओवर स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं, 5 ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करते हैं, क्या बनेगा आपके पास 25 ओवर 2 प्लस 25 ओवर 2, 2 टाइम्स 25 ओवर 2, 2 से कट जाएगा 25 बन जाएगा जो 5 के स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि जो डेल्टा ऑप्शन है ना वो पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, बाकी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेंगी, इसलिए डेल्टा ऑप्शन इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ मैक्लॉरेन सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 की पावर एक्स। 3 की पावर एक्स फंक्शन गिवन है, आपने मैक्लॉरेन सीरीज की फोर्थ टर्म जो है ना उसको आपने फाइंड आउट करना है। देखिए मैक्लॉरेन सीरीज की फोर्थ टर्म का फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0। आपको ट्रिपल डेरिवेटिव चाहिए, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, 3 की पावर एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव, 3 की पावर एक्स एज इट इज और बेस का लॉग और पावर का आगे डेरिवेटिव, पावर मैक्स लिखा हुआ है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सेकंड डेरिवेटिव निकालें, 3x का अगेन 3x आ जाएगा और दोबारा log 3 आएगा, वो पहले वाले log 3 से मल्टीप्लाई होकर log 3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब अगेन एक बार डेरिवेटिव आपने करना है, 3 की पावर x का डेरिवेटिव 3 की पावर x इंटू log 3, वो log 3 से मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा log 3 का क्यूब बन जाएगा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दें, इसमें ट्रिपल डेरिवेटिव कहाँ पे चाहिए, 0 पे चाहिए। जब इसमें x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो log 3 का क्यूब आ जाएगा, तो इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दें log 3 का क्यूब, तो ये हमारे पास क्या बन गई, मैक्लॉरेन सीरीज की फोर्थ टर्म बन गई, तो जो कौन सी ऑप्शन में लिखी हुई है, इट इज इन डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, देयर इज नो यूनिक टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स मॉड एट। आपने बताना है कौन सा पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब यह है कि कौन सा पॉइंट है जहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें तो यहाँ पर एक्स का मॉड इन्वॉल्व है, तो x का मॉड जो है ये 0 पे वैल्यू को चेंज करता है, यानी कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो x का मॉड नेगेटिव x के इक्वल होता है, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो x का मॉड पॉजिटिव x के इक्वल होता है। जब x लेस देन 0 हो, x का मॉड नेगेटिव x होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। उसके बाद जब x ग्रेटर देन 0 हो तो x का मॉड हट जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स, यानी कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है तो 0 पे ही पॉसिबिलिटी बनेगी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना होने की। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे वो बनेगा आपके पास 1, इसका डेरिवेटिव लेंगे वो बनेगा -1, यानी कि 0 पे बिफोर जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू कुछ और है और जो 0 के आफ्टर है उसकी वक्त फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू कुछ और है। इसका मतलब ही हुआ कि 0 पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट
नहीं करता। तो जहां पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे टेंजेंट लाइन भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई? इट इज डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, यहाँ पर कहा गया है फाइंड द पार्टिकल स्पीड फॉर द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 1 व्हेन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन स्पेस एट टाइम t इज r ऑफ t इज इक्वल टू ti प्लस टी स्केयर j प्लस 2tk। क्या गिवन है? आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है पार्टिकल का स्पेस में, क्या रिक्वायर्ड है? स्पीड रिक्वायर्ड है। तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। आई कांस्टेंट है, साथ एज इट इज रहेगा, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। जे कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, टी का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा। के कांस्टेंट वेक्टर है, एज इट इज रहेगा, 2t का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब आपने स्पीड फाइंड करनी है तो आप इस वेलोसिटी का क्या करें? मॉडुलस निकाल लें। मॉडुलस कैसे निकालते हैं? आई कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सॉल्व करें, हमारे पास क्या बनेगा? 4t स्क्वायर प्लस 5 बनेगा। अब इसकी वैल्यू चाहिए t इक्वल टू 1 पे। जब यहाँ पे t की जगह पर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 1 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि 9 का स्क्वायर रूट, जो किसकी इक्वल आ जाएगा? 3 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि पार्टिकल की जो स्पीड है टाइम इक्वल टू 1 पे 3 हो जाएगी। कौन सी ऑप्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन हुई? इट इज बीटा ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, आज की डिस्कशन कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।